गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे इंतखाबी धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क की एहतजाज की, जिस पर शोर शराबा भी काफी हुआ। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रही। इस दौरान जब एहतजाज हो रहा था, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, नारेबाजी की गई, बैनर्स उठा रखे थे मुजाहिरीन ने। अभी तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उसके बारे में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये एहतजाजी सियासत आखिर कब तक चलेगी। फिर जब मामला ट्रिब्यूनल में है तो उनका फैसला आने का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा, और जिन जिन हलकों में शिकायत थी क्या सब पर ट्रिब्यूनल्स में एप्लीकेशंस दी हैं तहरीक इंसाफ ने, ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्या अदालत ही इसका फैसला करेगी या इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा, या ये मामला अब पार्लियामान में आने चाहिए, कोई कुल जमाती कमेटी बननी चाहिए जिसमें तमाम फरीकैन का इत्तेफाक हो और मौलाना फजल रहमान जैसी कोई शख्सियत जिन पर सबका इत्तेफाक हो उनको फैसला साजी का इख्तियार दिया जाए। अदरवाइज हुकूमती मामलात को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ये भी दावा कर रही है कि वो व्हाइट पेपर जारी करेगी, लेकिन ये व्हाइट पेपर जारी करने में इतनी ताखीर क्यों हो रही है? अगर सबूत थे पहले से तो सबके सामने क्यों नहीं लाए गए, ये भी एक सवाल है। फिर तहरीक इंसाफ की जो अगली पॉलिटिकल मूव है वो क्या हो सकती है? एहतजाज तक की सियासत तो सबने देख ली, इसके आगे वो क्या करना चाहते हैं? जो दूसरे ममालिक को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, इदारों को खतूत लिखे जा रहे हैं, इसके अलावा पीटीआई का क्या स्टांस है, वो क्या सोच रही है और इसके आगे क्या करने वाली है? और फिर एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि एक ऐसी जमात जो इनकलाब की अलमबरदार है वो जमहूरियत की बात कैसे करती है? फिर वो ऐवान में आई किस लिए? अगर वो इनकलाब ही चाहते हैं तो इनकलाब के बारे में जो जमातें सोचती हैं, जो उसको प्रेफर करती हैं, उसके डायनामिक्स ही कुछ मुख्तलिफ होते हैं। जमहूरी रवायात और उनकी पासदारी ये एक अलहदा मामला है, इस पर भी डिबेट करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ ऐवान का हिस्सा बन जाना, दूसरी तरफ शोर शराबा करना बात समझ से बाहर है। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे सदारती इंतखाब की। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से आसिफ जरदारी साहब उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला है अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई से। ये वही महमूद खान अचकजई साहब हैं जिनके बारे में बानी पीटीआई अपने जलसों में नकल उतारा करते थे कि वो कैसे चादर ओढ़ते हैं, कैसे बात करते हैं। दिखाना मुनासिब नहीं है लेकिन बात करना जरूरी है। किस तरह से यू टर्न लिया गया है। फिर महमूद खान अचकजई साहब को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद करना कितना मैटर करता है। पीपल्स पार्टी की कंडीशन इस वक्त थोड़ी सी क्रूशियल इसलिए है कि जो फॉर्मूला होता है जिसके तहत सदारती इंतखाब होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जो सूबाई असेंबलियों का तरीकाकार है वो अलग है। वहां पर भी मौलाना की अच्छी पोजीशन है और मौलाना से आज महमूद खान अचकजई ने भी मुलाकात की, जिसके बाद वो चले गए हैं सिंध, और वो वजीर आजम का जो इंतखाब कल होने वाला है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने अभी तक मौलाना से बात नहीं की, अभी तक एमक्यूएम को नहीं मनाया। तो इस सिलसिले में क्या हो सकता है? बलूचिस्तान में 1% 1 वोट होगा। वहां पर क्योंकि मौलाना 10 सीटें रखते हैं तो ये मामला भी अहम है। फिर सेनेटर्स कुछ मुस्ताफी हो चुके हैं हुकूमती इत्तेहाद के, तो वहां पर भी 1% 1 वोट है। वहां पर भी मामला देखना होगा कि जरदारी साहब को जो एक एक वोट मैटर कर रहा है, क्या ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, क्या कोई सरप्राइज भी मिल सकता है? इस तमाम मुमकिनात की बात करेंगे। और फिर जो कल का इंतखाब है वजीर आजम का, उसमें मौलाना अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये भी एक अहम बात है कि अगर वो नहीं सपोर्ट कर रहे किसी भी उम्मीदवार को तो क्या इसका मतलब ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रह चुके हैं इससे पहले वाले सेटअप में। और आखिरी सेगमेंट में हम जिक्र करेंगे IMF के एक और मुतालबे का, जिसमें कहा गया है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया जाए। टैक्स रेशो बढ़ने से नुकसानात क्या होंगे? टैक्स को अगर दुगना करने की सिफारिश की जा रही है, स्लैब्स की तादाद को 7 से कम करके 4 में डिवाइड किया जा रहा है, तो इससे ये होगा कि 500 अरब का सालाना इजाफी रेवेन्यू तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन सैलरी क्लास कैसे इफेक्ट होगी? क्या महंगाई की एक और लहर हमारी मुंतज़िर है? पहले से ये कहा जा रहा था कि फरवरी में महंगाई की शरह 23.06% रही है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। गुजर बसर कैसे होगा इस पर भी बात करेंगे। हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल इधर हमारे साथ मौजूद है। रिजवान रजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। स्टूडियोज में अनवर रजा साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फरूख सलीम तशरीफ रखते हैं, आमिर सईद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान रजी साहब, सबसे पहले तो मुबैना इंतखाबी धांधली की बात हो जाए जिस पर पीटीआई एहतजाज कर रही है। एक तरफ एहतजाज है, दूसरी तरफ ऐवान में भी बैठे हैं, हल्फ बर्दारी हो चुकी है, या तो हल्फ ही ना उठाते अगर इस ऐवान को नहीं मानते। अगर ऐवान में आ चुके हैं तो फिर इसके तकद्दुस को सड़कों पर पामाल करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है पीटीआई को? देखिए, ये वही फिल्म है जो हम शर्तिया नए प्रिंटों के साथ दोबारा देख रहे हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। 36 पैंचर, 4 हल्के खोल दो, ये फिल्म हमने देखी थी। फिर हमने उसका एक ड्रॉप सीन ये भी देखा था कि कहा गया कि जनाब मेरा तो सियासी बयान था, मैं तो मजाक कर रहा था। और इसके अलावा आप ये भी देखिए ना
کہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ براہ راست شارٹ کال نہیں کر رہے. ان کے لیے بڑا آسان ہوگا کل کو وہ کہیں کہ جناب یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا, یہ تو انہوں نے میری اجازت کے بغیر ہی کہہ دیا, اور اس سے بیک آؤٹ کر دیں. یہ اس سکرپٹ کے اندر بہرحال تبدیلی ہوگی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بہرے سے محبت کا اظہار کریں اور اپنا سب کچھ اسے سونپ دیں, اور ظاہر ہے کہ نہ وہ کسی کو بتانے جوگا ہے نہ آپ. اس کہانی میں بہرا کون ہے رضوان صاحب؟ یہ اس وقت تو دیکھیے دو بہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک کو کہا گیا ہے کہ جی ہم آپ کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنائیں گے, اور دوسرے کو صدارتی نامزد کر دیا گیا ہے امیدوار. تو ان کو سونپ دی گئی ہے سیاسی میراث جسے کہنا چاہیے. بعد میں مکرا بھی جا سکے تو وہ کہہ دیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا, بلکہ یہ بات ہم سننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جناب وہ ہمارے امیدوار تو نہیں تھے, وہ تو سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے, ہمارا ان سے کیا لینا دینا. ٹھیک, رضوان صاحب کی آڈیو ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, کوشش کرتے ہیں دوبارہ ان کی بات مکمل ہو سکے. انور رضا صاحب, دھاندلی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے وائٹ پیپر جاری کریں گے, تو وہ وائٹ پیپر کے لیے اگر ان کے پاس اتنے ہی ثبوت موجود ہیں, اتنی ڈیٹیلز موجود ہیں, تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیے سلمہ, اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو قانونی جنگ ہے وہ بھی لڑنی ہے, ہم نے پارلیمنٹ کے اندر شور شرابہ بھی کرنا ہے, اور ہم نے سڑکوں پر بھی رہنا ہے. اور جو بات آپ نے کی بالکل اس پر مصدق عباسی صاحب جو ہیں وہ وائٹ پیپر کے حوالے سے کافی کام کمپلیٹ کر چکے ہیں. فارم 45 کے تحت ان کے پاس بہت ڈیٹا بھی موجود ہے, اور وہ جلد اس کو وائٹ پیپر کو شائع بھی کریں گے. اور دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کل بھی میں نے کہا تھا کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ امبیسڈر جو مختلف ممالک کے پاکستان میں موجود ہیں ان کے ساتھ رابطے بھی کر رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان پر پریشر رہے. دوسرا وہ پولیٹیکلی اب پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ بن چکی ہے, تو وہ اس لیے اب پریشر یہ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو گورنمنٹ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ پریشر دے, اور وہ یہ بتائیں کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. اب اگلے 5 سال تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. دیکھیے ویسے تو آپ کو جو الیکشن ٹریبونلز بنے ہوئے ہیں آپ کو ان میں جانا چاہیے, وہ گئے بھی ہیں, لیکن وہ عوام کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں. وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, ذرا اس بات کو سمجھیے. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے جو مظاہرے کرنے ہیں اور جو روڈز پر نکلنا ہے آپ نے لوگوں کو انگیج رکھنا ہے. آپ نے پنجاب میں بھی, وفاق میں بھی, اور ہر جگہ پر یہ بتانا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. یہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق جو ہے اب احتجاج کیا جا رہا ہے ملک بھر میں. اور وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ریلیونٹ نہیں ہونا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پالیٹکس میں ریلیونٹ رہیں. وہ ریلیونٹ کیسے رہیں گے؟ وہ اسی طرح جب احتجاج کیا جائے گا, ان کا نام لیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, تو وہ بالکل ریلیونٹ رہیں گے. دیکھیے سیاست سے ریلیونٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی سیاسی حیثیت کھو چکے ہیں, جو کہ عمران خان صاحب نہیں کھونا چاہتے. اس لیے اب ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں وہ انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں قانونی جنگ بھی لڑنی ہے, ہم نے عدالتوں کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں بھی اپنی ڈیبیٹ کرنی ہے, پارلیمنٹ میں بھی ہم نے شور شرابہ کرنا ہے, ہم نے عوام کو بھی موبلائز رکھنا ہے, تو ہم نے اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو بھی انگیج کرنا ہے, پاکستان کے اندر میڈیا کو بھی حقائق بتانے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ گھڑی چور اور مینڈیٹ چور کا جو پہلے دن سے ہی آغاز ہو چکا ہے, جو کہ اچھا نہیں ہے نہ کہ جمہوریت کے لیے اور نہ ہی ملک کے جو معاشی ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کا جو سیاسی سپیس ہے وہ سکڑتا چلا جائے گا جس طرح پہلے, تو پھر آپ گلہ نہیں کر سکیں گے ان انتخابات کے بعد بھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جمہوریت ڈی ریل ہو رہی ہے. یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے, پولیٹیشین نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہمیں کم از کم منیمم ایجنڈے پر ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں قومی ایشوز کو حل کرنے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. اور یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ جو پرائم منسٹر بنیں گے. شہباز شریف صاحب کل ان کا انتخاب ہونے جا رہا ہے, ڈیفینیٹلی ان کے پاس اکثریت ہے, وہ اکثریت میں, اور وہ جس طرح اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر بن چکا ہے اتحادی جماعتوں کا, تو کل قائد ایوان بھی منتخب ہو جائیں گے. اس کے بعد میرا خیال یہ ہے, یہ ایک سجیشن ہے کہ انہیں قومی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے قومی ایشوز پر. ادروائز یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, نہیں کریں گے تو نقصان ان کو زیادہ ہوگا. اپوزیشن کا تو کام ہے کہ وہ حکومت کو اس طرح کے ایشوز پر انگیج کرے, اس انہوں نے ایٹ لیسٹ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان. ڈاکٹر صاحب, الیکشن میں دھاندلی کے جو الزامات لگ رہے ہیں ان کا فیوچر کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے سلمہ, 2 حقائق ہیں, اس میں تفریق کر لیں. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ ساری جماعتیں الیکشن کو تسلیم کر چکی ہیں. ان کے ایم این ایز نے حلف اٹھا لیا, ان کے ایم پی ایز نے حلف اٹھا لیا, انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نامزد کر دیے الیکشن کے لیے, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزیر اعظم. تو الیکشن تو تسلیم کر چکے ہیں, یہ ایک حقیقت. دوسری حقیقت یہ ہے کہ دھاندلی کے الزامات ہیں, دھاندلی کے کیسز بھی ہیں.
اور وہ دھاندلی کے کیسز جو ہے الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گی, الیکشن ٹریبیونل سے پھر وہ ہائی کورٹ سے جا سکتے ہیں, پھر ہائی کورٹ سے وہ اوپر سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں. تو دونوں چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ایک چیز نہیں. الیکشن کو سب لوگ تسلیم کر چکے ہیں اور دھاندلی کے کیسز جو ہیں وہ اپنا جو قانونی جو عمل ہے, جو کاروائی ہے, طریقہ کار ہے, اس پہ وہ چلتے رہیں گے. ایک اور تفریق ہم کر لیں, ریاستی کاروبار اور سیاسی شور شرابہ. ریاستی کاروبار چلتا رہے گا, ساتھ ہی ساتھ شور بھی چلتا رہے گا. ریاستی کاروبار رکنے والا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جہاں پہ بہت بڑا فیلئر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ سوچئے کہ 8 فروری کو الیکشن تھے اور آج تاریخ ہوگی 2, 23 دن گزر گئے ہیں, 23 days, and we still don't have an economic team. ابھی تک معاشی ٹیم کا اعلان نہیں کیا گیا جو اصل ریاستی کاروبار. دیکھیے اصل ریاستی کاروبار یہ ہے کہ 24 کروڑ پاکستانی مہنگائی میں دبے ہوئے ہیں, اس کا حل کیا کرنا ہے. یہ جو سیاسی شور شرابہ ہے یہ چلتا رہے, مہنگائی کا حل بھی اس کے ساتھ نکالنا ہے. اگلے 12 مہینوں کے اندر $25 ارب اکٹھا کرنا ہے جو ہمیں واپسی کرنی ہے. وہ ریاستی کاروبار ہے, شور بچتا رہے گا اپنی جگہ پہ. بالکل ٹھیک. 8,500 ارب کا بجٹ کا خسارہ ہے اس سال. پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ نہیں ہوا. اس کا کیا حل کرنا ہے؟ لینے والا نہیں ہے. اس کا حل کیا کرنا ہے؟ اسٹیٹ اون انٹرپرائز ابھی بھی 2-2.5 ہزار ارب کا سالانہ نقصان کر. یہ ریاستی کاروبار ہے, اس کے اوپر فکر کرنا ہے. شور شرابہ میرا یہ خیال ہے کہ چلتا رہے گا. یا پارلیمنٹ میں بھی شور مچائیں گے, پارلیمنٹ کے بعد بھی مچائیں گے, لیکن ریاستی کاروبار رک نہیں سکتا اس شور کے نتیجے. بالکل ٹھیک ہے. عامر سعید عباسی صاحب, میں نے انٹرو میں بات کی کہ یہ انقلاب کے دعوے دار تھے. آپ کو یاد ہوگا جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے, انقلاب میں تو یہ ہوتا ہے کہ سب خون خرابہ بھی جائز سمجھا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک جمہوری ملک کے اندر جہاں دوسروں کے حقوق کو بھی آپ تسلیم کرتے ہوں, یہ کلچر زیب نہیں دیتا, یہ کلچر ٹھیک نہیں ہوتا ایسے ممالک کے لیے. اب اگر جمہوریت کی آڑ میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرے کہ توڑ پھوڑ بھی کرے, لڑائی جھگڑے کو کام نہ چلنے دے, کہیں پہ معاملات اگر ٹھیک چل رہے ہیں تو کبھی کسی ادارے کو خط لکھنے, کبھی کسی ملک کو انگیج کرنے کی کوشش کرے, لابنگ فرمز چلا رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 2 مختلف چیزیں, 2 مختلف اسٹریٹجیز پہ اس وقت پی ٹی آئی چل رہی ہے؟ دیکھیے پاکستان انصاف کے مسائل کیا ہیں, اس کے لیے آپ اگر پچھلے 8 سے 10 مہینے کے دوران جس طریقے سے وہ جس سٹیپ سے گزرے وہ سب کے سامنے ہیں, جس طرح ان کے خلاف کیسز تھے وہ سب کے سامنے ہیں. اس کے بعد جب انتخابات کا مرحلہ شروع ہوا تو جس طریقے سے ایک پوری پولیٹیکل ان کی جو موو تھی وہ کس سٹیپ کے اوپر نہیں روکی گئی. وہاں پر اگر آپ کاغذ چھیننے سے لے کر اس کے بعد سیاسی ایکٹیویٹی سے لے کر ہر فورم کے اوپر ان کے لیے رکاوٹیں تھیں. اور وہ پھر تمام مراحل طے کرنے کے بعد ایسے کینڈیڈیٹس تھے جن کو شاید 8 دن پہلے اجازت ملی. شوکت بصرہ ان کو 8 دن پہلے اجازت ملی, جو ثناء اللہ مستی خیل ہیں انہیں 5 دن پہلے اجازت ملی. اس تمام سٹیپس کے بعد 8 فروری کے انتخابات ہوئے. 8 فروری کے انتخابات میں جو تمام تر جو نتائج آ رہے تھے, پھر 8 فروری کی شام کو پھر نیکسٹ ڈے کیا ہوا, پھر اس کے بعد وہ ریزلٹس مینیپولیشن کے الزامات سامنے آئے, وہ دھاندلی ہوئی. اس کے بعد آج تک ابھی تک ٹریبونلز بن گئے ہیں, ابھی تک نشستیں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی. میں آپ کو بتاتا ہوں NA57 فیصل آباد جہاں ٹریبونل بن گیا ہے, لیکن وہاں پر بھی جو ان کے مخالف تھے علی گوہر بلوچ, انہیں کامیاب قرار دے دیا گیا ری کاؤنٹنگ میں. لہٰذا اس وقت تحریک انصاف جس سٹیپ سے گزر رہی ہے, وہ تمام جو چیزیں کر رہی ہے وہ ریئیکشنز ہیں, وہ ان تمام چیزوں کے ریئیکشنز ہیں پچھلے جو 8 سے 10 مہینے میں ان کے ساتھ ہوا ہے. لہٰذا اس میں تحریک انصاف کا اس وقت جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بہت جائز ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں ان کا ہمیں بتا دیا جائے کہ کیا وہ ڈیمانڈ سڑکوں پہ حل ہوں گی عامر عباسی صاحب؟ ایبسولوٹلی, لیکن یہ ان کا جمہوری حق ہے, احتجاج کریں. اور ٹھیک چیز کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے جمہوری حق. نہیں دیکھیں غلط طریقہ ہے نا کہ آپ روز میرا آنے جانے کا راستہ بند ہوتا ہے, رضوان صاحب کا ہوتا ہوگا, آپ بھی, جس کے بعد پھر آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک کیے ہیں. نہیں دیکھیں ایک سوال ہے بھائی صاحب میرا بھی, ایک سوال میں, یہ جو مخصوص نشستوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی نے لینی ہے یا سنی اتحاد کونسل نے؟ سنی اتحاد تو خط لکھ چکی ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے. نہیں, اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اوپن کورٹ میں جب وہ ہو رہی تھی ہیئرنگ تو یہ کہا کہ سنی اتحاد کونسل یہ لکھ کر دے چکی ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے. تو پھر ہم نے اس کو چیک کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سنی اتحاد کونسل نے لکھ کے دیا ہو. تو پھر پتہ یہ چلا کہ 23 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں کو خط لکھا کہ یہ بتائیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 206 کے تحت
तमाम सियासी जमातों ने जो 5% नशिस्तें हैं जनरल सीट्स की जो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात हैं वो खवातीन को देनी थी। तो आप बताएं कि आपने किन किन लोगों को टिकट्स दिए थे। तो उन्होंने उस खत का जवाब दिया 26 फरवरी को और ये कहा कि क्योंकि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में जनरल सीट के ऊपर हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए हमारा खवातीन की जो फहरिस्त है वो मौजूद ही नहीं है, लिहाजा हम वो डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिहाजा ये उसके कॉन्टेक्स्ट में था। मुझे लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी गलत पता चला जो उन्होंने ये बात की कि आपने रिजर्व सीट्स मादरत कर लिया। अरे भाई अगर जनरल सीटों पे कोई कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हुआ तो पार्लियामानी पार्टी कहां से हो गई फिर? जी और जब वो पार्लियामानी पार्टी नहीं है तो उसके अंदर लोगों की शिरकत कहां से हो? जी बिल्कुल आप क्या बात जी रजी साहब आप बिल्कुल दुरुस्त। मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जब आर्गू हो रहा था तो उस दौरान बैरिस्टर अली जफर साहब ने यह कहा कि 8 फरवरी को अगर ये पार्लियामानी पार्टी नहीं भी थी इंतखाबात के बाद, तो उसके बाद जब किसी भी सियासी जमात में कोई पार्लियामेंटेरियंस जब शामिल हो जाते हैं तो वो पार्लियामेंट्री मेंबर हो जाते हैं उस पार्टी के, और इसी तरह वो पार्लियामानी पार्टी के लिए जरूरी है भाई कि उसका एक कैंडिडेट जीता हो, कम से कम एक कैंडिडेट जीता हो। वो सब ज्यादा कानून के अंदर लिखा, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। नहीं जी आप कह रहे हैं जी नहीं रजी साहब साहबजादा हामिद रजा वो आजाद हैसियत में जीते हैं ना? जी वो आजाद हैसियत में जी वो आजाद हैसियत में जीते। बेसिकली तो जब इलेक्शन कमीशन के सामने ये पूरा मामला आर्गू भी हो रहा था, दलाइल भी हो रहे थे, तो ये मामला जरूर आया था। आप जो फरमा रहे हैं कि वो पार्लियामानी पार्टी नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये कहा गया कि इससे पहले इस तरह का, क्योंकि आइन यहां पर खामोश है, कानून यहां पर खामोश है, और ये फर्स्ट टाइम ये ऐसी नोयत सामने आई है, लिहाजा इसीलिए पीटीआई ने ये कहा और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसने कि इलेक्शन कमीशन खुद ही इस पर ऊपर एक्शन ले और इसका रास्ता निकाला जाए। लेकिन हमारी रजी साहब हमारी रिवायत तो ये रही है ना, जहां पर आइन और कानून खामोश होता है वहां फिर आपका कंडक्ट देखने के बाद इदारे फैसले करते हैं। तो मुझे लग ये रहा है, हकीकत भी यही है कि जो कंडक्ट होगा किसी भी सियासी जमात का उसके मुताबिक ही फैसले किए जाएंगे। लेकिन इदारों के फैसले होते भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट भी देखना होगा। अच्छा रजी साहब, उनका पीटीआई के साथ क्या कंडक्ट रहा है? रजी साहब, इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट भी देखना होगा। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इन इंतखाबी धांधली के मामलात को ले जाया जाता है, वहां से कोई फैसला लिया जाता है, उसको भी देखना होगा। लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर ही निकलेगा, क्योंकि बाहर से जब भी फैसले होते हैं एक ना एक फरीक उसको जवाब बना के सड़कों पे आ जाता है और आपके और मेरे जैसे लोग सफर करते हैं। हाँ ये भी है, लेकिन कुछ लोगों की ये अभी कंडक्ट की बात हुई है, मैं फिर वही कहूंगा कि धरना 2 फिल्म है शर्तिया नए परिंदों के साथ, और वही होगा कि आपको अगर इलेक्शन से पहले की पीटीआई की तकारीर याद हो तो 95% अक्सरियत उनके साथ होती थी। अब फरक सलीम साहब ज्यादा रहनुमाई फरमा सकते हैं। लॉगरिथम ये कहता है कि अगर कोई एक पार्टी कास्ट शुदा वोट का 60% ले जाती है तो वो 100% नशिस्तें जीत जाती है। तो वो तो 95% अक्सरियत पे बैठे थे। तो मैंने इनके जब लोगों से सवाल किया कि फर्ज करें अगर आपको 100% भी सीटें मिल जाती हैं तो फिर भी आप शोर मचाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम फिर इस बात का शोर मचाएंगे कि बाकियों को वोट कैसे पड़ गए, जितने भी पड़े होंगे वो लोग वोट लेके हार गए होंगे। जब ऑब्जेक्टिव ये हो, जब मकसद ये हो कि कम वोट में हमने फड्डा डालना ही डालना है, तो उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए पिछली दफा क्या नहीं किया था पार्लियामेंट ने, ये धरना दे के बैठे हुए थे, वफूद भेजे थे, फिर उनको लेके आए थे पार्लियामेंट के अंदर, और इन्होंने आके फिर वो 126 दिनों की तनख्वाहें भी वसूल की थी, सारा कुछ किया था। मुझे ये पार्ट 2 लग रहा है, लेकिन अब देखना है कि उनके साथ ट्रीटमेंट भी पार्ट 1 वाला होता है या डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। आज लाहौर के अंदर 2 से 2.5 दर्जन लोग आए हैं परचम पकड़ के, और जैसे ही पुलिस आई है और उन्होंने कहा कि चलिए आपको लेके चलते हैं, वो वहां से गायब हो गए और उनके लीडर सबसे पहले भागने वालों में शामिल। लेकिन रजी साहब तो मेरा मतलब है कि रजी साहब इतनी शराफत से तो पुलिस ने कहा होगा चलिए आपको लेकर चलते हैं। देखें जवाब भी तो इतनी शराफत से नहीं आता। अनवर साहब दोनों साइडें देखनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मेरी राय ये है रजी साहब के इसका फैसला पार्लियामेंट में नहीं होना, इसका फैसला कंडक्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, इसका फैसला आइन और कानून के तहत होना है। अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि कानून और आइन खामोश है, तो फिर कानून और आइन की इंटरप्रिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करनी है, वो ना मैंने करनी है, ना इस पैनल ने करनी है, और ना उन पार्टी के कॉन्डक्ट के नतीजे के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या फैसला किया जाए।
तो कानून की इंटरप्रिटेशन है इलेक्शन कमीशन ने करनी है. लेट्स ऑल वेट एंड सी कि वो वैसे क्या डॉक्टर साहब करते जो आपने गुफ्तगू की ये बात तो चलें किसी हद तक हम मान लेते हैं, लेकिन मुझे बताएं क्या पाकिस्तान में कंडक्ट देखकर फैसले नहीं किए जाते? मुझे जरा बताइए, क्या माजी में हमने ऐसा नहीं देखा? अनवर साहब हम ब्रेक ले होना लेते नहीं हैं। चाहिए. होना नहीं चाहिए, होना अलग नहीं बात है. ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक आएंगे तो हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला सदर के इंतखाब के लिए क्या मुश्किलात दरपेश है, और कल जो वजीर आजम का इंतखाब होने वाला है उसमें क्या कोई सरप्राइज एक्सपेक्टेड है. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक नाजरीन. कल वजीर आजम का इंतखाब होने वाला है. वजीर आजम के कैंडिडेट हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से होंगे शहबाज शरीफ, और उनका मुकाबला होगा जो अपोजिशन के उम्मीदवार है, नहीं महमूद खान साहब का तो सदारती इंतखाब में होगा गौहर अयूब साहब के साथ, तो उमर अयूब साहब सॉरी. तो उसमें होगा क्या, ये सिचुएशन तो ऑब्वियस है, वजीर आजम के इंतखाब वाली, लेकिन सदारती इंतखाब का मामला जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है और थोड़ी सी परेशानी भी फेस करनी पड़ रही है आसिफ जरदारी साहब को, उनकी पार्टी को. उसकी वजह यह है कि मौलाना का किरदार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बलूचिस्तान में उनके पास अच्छी सीट्स हैं. इसके अलावा सेनेटर्स जो हैं हुकूमती इत्तेहाद के वो कुछ रिटायर हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी उनको कुछ वोट्स उनके कम हो जाएंगे. एक एक वोट यहाँ पे मैटर करता है. तो सिचुएशन किसके हक में जा सकती है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब आप प्रेडिक्ट कर दें कि सदर कौन होगा. डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब. क्या बात है. अब कैसे अब देखिए कि ये सदर को चुनना है एक इलेक्टोरल कॉलेज जिसको हम कहते हैं. बिल्कुल. और इलेक्टोरल कॉलेज में ये है कि सारी असेंबलियां जो हैं सबको 65 वोट मिलेंगे. अगर उसमें ज्यादा मेंबरान हैं तो इसका मतलब है कि पंजाब में से 5 MPA जो है उनका 1 वोट मिलेगा. तो सारी असेंबलियां हो जाएंगी बराबर. इलेक्टोरल जो कॉलेज है वो बन जाता है तकरीबन 700 वोट्स का. 65 जमा 4. उसके बाद इसके अंदर सेनेट भी है. तो बेसिकली आपके पास नेशनल असेंबली है, सेनेट है और 4 सूबाई असेंबलियां हैं. इन सब ने मिलके उसको चुनना है. और टोटल लॉ मेकर जो है मेरे ख्याल वो 1100 के करीब है. अब इसमें जो नंबर्स गेम जहां तक मैं समझा हूं, जो अभी तक हमें बताया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि नून लीग के पास 108 हैं. और भाई साहब आप जरा वाजे कर दें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मैंने कहीं 81 पढ़ी हैं और कहीं 93 पढ़ी हैं. तो आपने अभी जिक्र किया था कि उनकी सीटें कम हो रही हैं. 92 के बाद रह गई हैं. 91 रह गई. कहीं 81 भी मैंने देखा है. तो उनकी सीटें जैसे अभी भाई साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि उनकी सीटें कम हो रही. और पीपल्स पार्टी है 68 की. ठीक है. तो नंबर्स गेम के ऊपर अचकजई साहब का मामला बनता नहीं है. ठीक है. नंबर्स उनकी फेवर में है. और फिर अगर वो नहीं जीते तो फिर वो डॉक्टर का जो टाइटल है उनके साथ से वो भी उतारना पड़ जाएगा. बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अपनी डॉक्टरी दिखाएंगे जरूर. आमिर साहब, एक तो कल की सिचुएशन तो जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्कुल ऑब्वियस है, उमर अयूब साहब के मुकाबले में शहबाज शरीफ तगड़े कैंडिडेट हैं और वही अगले वजीर आजम है, और कल उनका इंतखाब भी फॉर्मली हो जाएगा. लेकिन सदारती इंतखाब में थोड़ी सी मुश्किलात भी हैं. अब मौलाना का जो मामला है उस पर थोड़ा सा कॉमेंट करें कि मौलाना वजीर आजम के इंतखाब में हिस्सा नहीं दे रहे, वो सिंध रवाना हो गए हैं. उनका वोट किसी भी कैंडिडेट के हक में ना देने का मतलब क्या है? थैंक यू सो मच. देखें, एक तो बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो नॉमिनेशन पेपर्स थे, आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी किया, वहां पर जमा हुए, तो वो बहुत एक्टिवली उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और पेपर्स अपने जब जमा करवाए तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे फारूक नाइक साहब भी. और उन्होंने कहा कि हमारे बिल्कुल नंबर्स पूरे हैं, और अगर मौलाना फजलुर रहमान हमें ज्वाइन ना भी करें, पहली कोशिश तो उनकी यही है कि उन्हें मनाया जाए, और अगर वो ज्वाइन ना भी करें तो इसके बावजूद सेफली आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान इलेक्ट हो जाएंगे. दूसरी तरफ क्योंकि जो PTI है उसने ये डिसीजन भी जो लिया जो अचकजई साहब वाला, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसकी वजह क्या है. तो हमने उस पर उमर अयूब साहब से भी बात की. उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उनकी राय इस वक्त हमसे बहुत ज़्यादा मिलती है और हमारे जो बहुत से इश्यूज हैं उसमें हम इत्तेफाक करते हैं, इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि इस मनसब के लिए हम उन्हें सपोर्ट करें. तो बिल्कुल आखिरी लम्हात में उनके नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए, तकरीबन 15 मिनट रहते थे, 12 बजे तक का टाइम था. महमूद खान अचकजई साहब कोशिश तो कर रहे हैं, उन्होंने मुलाकात भी की फजलुर रहमान साहब से भी और दीगर भी लोगों के साथ, लेकिन बहरहाल ये नंबर्स क्योंकि हुकूमती जो इत्तेहाद जो इस वक्त हुकूमत बनने जा रही है 6 मेंबर्स जो पार्टीज की है,
تو اس میں ان کے نمبرز بہت سیف ہیں، لہٰذا اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سرپرائز نہیں آصف علی زرداری صاحب کے لیے ٹھیک ہے. اچھا رضی صاحب، جو پیپلز پارٹی کا انکلائن ہے تھوڑا سا پی ٹی آئی کی طرف، جو الیکشن سے پہلے بھی وہ دعوت دیتے تھے کہ ہمارا بعد کا ایجنڈا یہ ہوگا، سیاسی قیدیوں کا ہم چھوڑ دیں گے، اور اس طرح کے وہ اشاروں کے نام میں بات کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. پھر پی ٹی آئی کا انکلائن مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف، اور ابھی مولانا کی جو پوزیشن ہے، حکومتی اتحاد بھی ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ ہوں. تو یہ سچویشن انڈیکیٹ کیا کرتی ہے کہ آئندہ جو بھی گورنمنٹ جس طریقے سے بھی چلتی ہے اس میں مولانا کا کردار کیا ہوگا؟ اور پھر جو پیپلز پارٹی کو خلاف عادت جا کے ایم کیو ایم سے بات کرنی پڑ رہی ہے صدارتی انتخاب کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ مرحلہ آسان ہے، پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیے، کل پرائم منسٹر کا انتخاب ہے، اور اصل میں کل کی گیم یہ ہے کہ 199 ووٹ لیے ہیں اسپیکر نے، اور ڈپٹی اسپیکر نے اس سے 2 ووٹ کم لیے. کل دیکھنا ہے کہ کیا پرائم منسٹر کو 199 ملتے ہیں. 208 میری کیلکولیشن ہے ذاتی کہ ان کو ملنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ دکھانے کے لیے کہ پرائم منسٹر اسٹرانگ ہے، انہیں اسپیکر سے زیادہ ووٹ دلوائے کرنے ہوں گے. پارٹی کی کوشش ہوگی کہ وہ اس سے زیادہ ووٹ لے. لیکن اس تمام منظرنامے کے اندر قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے لیے 224 ووٹ درکار ہوں گے. موجودہ ہاؤس کی اگر ہم کیپیسٹی دیکھیں اس میں کچھ سیٹیں کم ہو چکی ہوئی ہیں فاٹا والی، تو 224 جو ہوں گے وہ 2/3 اکثریت ہوں گے. اور گزشتہ حکومت کوئی بھی آئینی ترمیم نہ کر سکی کیونکہ اس وقت ایوان کے اندر ٹوٹل 226 لوگ موجود ہی نہیں تھے. اس وقت 226 چاہیے تھے تو وہ 226 موجود ہی نہیں تھے. انہوں نے قوانین کے اندر اور پروسیجر کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں ان کے اندر ترامیم کر کے تو کام چلایا جو کہ انہوں نے چلانا تھا، لیکن وہ نہیں کر پائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ صدارتی انتخابات سے پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ کر دے گی کہ پرائم منسٹر کتنے ووٹ لے کے منتخب ہوتے ہیں. ایک بات. نمبر 2، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کل ایک اسلام آباد کے سینئر صاحب نے خبر دی، انہیں آفر کر دی گئی ہے پی آئی کی طرف سے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ ہو جائے ایوان کے اندر، یعنی کہ قومی اسمبلی کے اندر. تو اس خبر کے آنے کے فوراً بعد نواز شریف صاحب ذاتی طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلانے کے لیے تشریف ان کے گھر حاضر ہوئے، جو کہ وہ ابھی تک نہیں گئے تھے. جب سب وہ 21 اکتوبر سے واپس آئے تب سے وہ نہیں گئے تھے کسی کی طرف بھی، وہ ان کی طرف گئے. اور سنیت یہی ہے کہ کافی ساری برف پگھلائے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نیوٹرل رہنے سے باز رکھ لیں گے کل کے الیکشن میں بھی اور صدارتی الیکشن میں بھی. لیکن صدارتی الیکشن میں جو لیڈ کر رہی ہے بلوچستان کی گورنمنٹ، وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی نے ہی وہاں پہ باقی پارٹیوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. مولانا فضل الرحمان بلوچستان کے لیے بھی اپنی پوزیشن نیگوشیٹ کرنا چاہیں گے اور کر رہے ہیں. کیا وہ پوزیشن نیگوشیٹ کرنے کے لیے سندھ روانہ ہوئے ہیں؟ جی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت پولیٹکس کر رہے ہیں. وہ میرا مطلب ہے اپنا میکسیمم شیئر چاہتے ہیں وہ موجودہ جتنی. اور بلوچستان میں جو ان کے پاس 10 سیٹس ہیں ان کو بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کریں گے. بالکل ٹھیک ہے انور رضا صاحب، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کا بات کرنا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بات بن پائے گی ان کی بھی آپس میں؟ دیکھیے سلمہ، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی بات ڈیفینیٹلی بنے گی، کیونکہ ایم کیو ایم کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے وہاں پر بلدیاتی سیاست کرنی ہے اور وہاں پر ریلیونٹ رہنا تو ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بننا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں اتحادی حکومت گورنرشپ دیتی ہے، 3 وزارتیں دیتی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی کراچی میں بھی، سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے. دوسری بات جو رضی صاحب نے کی کہ دیکھیے اسد کیسر جو ہیں وہ ود ان پارٹی جو ہے اپنی پوزیشن کو بہت بہتر کرنا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم ہیں ایک طرف، اور دوسرا علی امین گنڈا پور کو آپ نے سی ایم بنوا دیا ہے عمران خان صاحب نے. آپ دیکھیے یہ کس کو میسج ہے، ایک بات. دوسری بات، ایک اس پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے پریزیڈنٹ کی بات کی تھی، محمود خان اچکزئی، جنہوں نے ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی ہے، ان کو صدارتی امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامزد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اب بھی یہ میسج اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں.
ये देखिए नहीं, ये पीटीआई तो अपने मैसेज में कंफ्यूज है। एक तरफ वो आदिल राजा जैसे लोगों को डिसोन करते हैं, दूसरी तरफ वो महमूद खान अचकजई को नॉमिनेट कर देते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए आदिल खान राजा और महमूद खान अचकजई का कंपैरिजन किया नहीं जा सकता। महमूद खान अचकजई ने हमेशा पार्लियामेंट के अंदर रहकर बड़े मुहज्जब अंदाज में अपनी गुफ्तगू की है, सियासत की है, और वो बड़ी रेलिवेंट गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन वो होती है एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये एक बात। अब आप आदिल राजा की बात कर लीजिए, जो हमेशा सोशल मीडिया पर जो गुफ्तगू करते हैं वो कतन काबिल कबूल नहीं किसी आम शहरी को भी, इसलिए वो दोनों कंपैरिजन तो बनता ही नहीं। अब पाकिस्तान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दे रही है। देखिए ना, ये लाइटर नोट पर वो मैसेज गया, और केपीके में अली अमीन गंडापुर का जब सीएम बनना, उसका मौलाना फजल रहमान साहब को बिल्कुल इस बात पर लाना कि आप हमसे भी बात कीजिए। फिर असद कैसर साहब ने अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए भी विद इन पार्टी, और उनके जाती मरासिम भी, जैसे मैंने आपको बताया, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हैं, वो उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो प्रेशर डेवलप कर रही है मौलाना फजल रहमान की तरफ से उन सियासी जमातों की तरफ से कि जो माजी में उनके साथ रहे, और अब उन्होंने हुकूमतें बनाने में, गवर्नरशिप लेने में मौलाना फजल रहमान साहब को पूछा तक नहीं। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने हिस्सा बकदर जुस्सा से आगे बढ़ने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी उनसे बात करने के लिए तैयार है, नवाज शरीफ साहब भी कल उनके पास गए हैं, असद कैसर और पीपल्स और तहरीक इंसाफ भी उनसे बात कर रही है। अब मसला ये है कि ये सारी चीजें देखिए, कल मैं उस पे कायदे ऐवान का इंतखाब होगा, और मुझे लगता है 200 से 205 के दरमियान शहबाज शरीफ साहब वोट हासिल करेंगे। और जब आपने आसिफ अली जरदारी साहब की बाकी पैनलिस्ट से बात की, 100% आप लिख लीजिए कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ गेम्स उनके पास पूरे हैं। अनवर भाई, जी अनवर भाई, एक बात देख लीजिए, ये वही महमूद खान अचकजई हैं जिनको नवाज शरीफ साहब ने भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नामजद किया कर रखा है एक मरतबा, और इनके भाई को गवर्नर बलूचिस्तान भी रखा है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं रजी साहब, लेकिन वो उस वक्त देखिए ना, सियासत में वक्त बड़ा मैटर करता है। उस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था किसका, नवाज शरीफ साहब भी इनके, तो अभी भी तो पीटीआई ने इसी तरह यू टर्न लिया ना। जी, अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को लेकर आगे चल रही है, और ऐसे लोगों को वो आगे कर रहे हैं ताकि वो अपना मैसेज जो है वो भी साफ तरीके से दे दे। वरना आपको याद होगा रजी साहब, ये वही इमरान खान साहब थे जो महमूद खान अचकजई से मुताल्लिक कैसी कैसी गुफ्तगू फरमाया करते थे। आमिर साहब कुछ कहना चाहिए? वैसे गुफ्तगू तो हमें, कोई किसी को लड़काने की सड़कों पे घसीट रहा था, कोई किसी को कहां पर डाकू कहता था, कुछ बिल्कुल ऐसे जी, लाहौर की और लड़काना की सड़कों पे वो घसीटने की बात थी। रजी साहब ने जो बात की ना कि 2/3 अक्सरियत वाली बात, इस पे काम अभी भी हो रहा है, क्योंकि देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब ये मामला आया ना, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अभी भी इस पे काम हो रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो ये अपनी नशिस्तें लेने गई, मखसूस नशिस्तें, तो इलेक्शन कमीशन ने सारी सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। तो सारी सियासी जमातें जो बड़ी पार्लिमानी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, उन सब ने कहा कि ये मखसूस नशिस्तें हमें दे दें। तो अभी भी अगर, और इलेक्शन कमीशन से, और अगर डिवाइड हो जाती है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें, तो फिर बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो नशिस्तें बाकी नहीं, साहब आप जरा जुर्रत का मुजाहरा कीजिए, बताइए कि असल में कर कौन सकता है। इलेक्शन कमीशन तो आगे फ्रंट पे ना, वो बताइए जरा। अच्छा, अब्बासी साहब को इम्तिहान से बचाने के लिए मैं एक ब्रेक लेती हूँ, वापस आएंगे, IMF की बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। IMF ने सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास पे टैक्स को डबल करने का मुतालबा किया है। अनवर साहब, ये मुतालबा कैसे हिट करेगा एक आम आदमी को? आपका ये सवाल सुनकर मैं तो मजीद परेशान। पहले बिजली और गैस के बिल नहीं दिए हमसे, तो पहले सैलरी से डिडक्ट करके हमें टैक्स, फिर सैलरी मिलती है। बिल्कुल ऐसे। मुझे बताए ना, सैलरी इस पे भी अगर टैक्स लग जाएगा, मुझे बताएं महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, कैसे अफोर्ड कर सकेंगे लोग, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। जब ऐसी सूरत पैदा होती है तो फिर सारा लॉ नसनस बढ़ती है, फिर चोरियां डाके बढ़ते हैं। लेकिन मैं कोई एक बंदा कमेंट कर रहा था, उसने कहा जी ये डाका तो हम तस्लीम करते हैं डला, लेकिन जो चोरी का माल है ना वो सही तरह तकसीम नहीं हुआ। तो फिर ये सारी चीज़ें ना वो बढ़ती हैं। देखना ये माशरा कहाँ जाएगा, हम इसी बात पर परेशान हैं। और फिर चलिए, हमें इस पे ये भी तसल्ली हो ना कि अगर ये हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ बैठकर चीज़ों को आगे लेकर चले, तो हमें आवाम को ये तसल्ली होती है कि हमारे मसाइल हल होंगे। लेकिन जब वो खुद दस्तों गिरेबान होंगे,
तो फिर मुझे बताएं कि ये इनको आवाम को अवामी मसाइल मसाइल की कोई कोई हल नहीं टेंशन होगा, नहीं है। फिर क्या होगा? फिर मुझे बताया ना, ये नारे, ये जलसे जुलूस, लोगों को बाहर निकाला जाएगा, रोड्स ब्लॉक होंगे, हम भी तंग होंगे, तो फिर ये मुझे सिस्टम फिर इस तरह बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है। रिजवान रजी साहब, पहले 7 स्लैब्स में टैक्स लिया जाता था जो भी सैलरीड पर्सन है उनसे, अब उन स्लैब्स को कम करके 4 कर दिया गया है। 4 स्लैब्स में भी ऐसे किया जा रहा है कि जो नॉन सैलरीड है और जो सैलरीड है उन पे टैक्स रेशो सेम होगा। ऑलरेडी अगर एक अच्छी भारी अमाउंट सैलरी से पहले ही कट जाती है, तो आपके ख्याल में जो तनख्वाहदार तबका है उसका गुजर बसर मुमकिन होगा? और फिर आने वाली गवर्नमेंट इस महंगाई को कम कैसे करेगी? क्या ये रिवर्सिबल होगा? कम नहीं करेगी। डॉक्टर फरक सलीम साहब मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगले 3 साल में ऐसे ऐसे फैसले होने हैं कि देखिए, जो भी हुकूमत है वो कहती है जी सख्त फैसले लेने हैं, सख्त फैसले लेने हैं। वो सख्त फैसले क्या होते हैं? वो सख्त फैसले जो होते हैं वो आपका और मेरा मजीद उन्होंने खून निचोड़ना होता है, मजीद हमारे अंदर से उन्होंने इकोनॉमी निकालनी होती है। जी हम इकोनॉमिक स्पेस पैदा करेंगे और इकोनॉमिक स्पेस जो है उसके जरिए फिर हम लोगों के ऊपर स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे। वो लोगों के ऊपर स्पेंडिंग की नौबत ही नहीं आती, और अगर नौबत आती भी है तो वो इतनी ज्यादा पिलफरेज हो जाती है कि आम आवाम तक उसका इम्पैक्ट पहुंच ही नहीं पाता। फिर इतना बड़ा साइज है गवर्नेंस का, आप सरकारी दफ्तर में चले जाएं तो आपको समझ नहीं आती कि ये लोग यहाँ पे रखे क्यों हैं, ये लोग बैठे क्यों हैं, क्योंकि काम होता नहीं है और वो लोग वहां पे बैठे हुए आपको नजर आते हैं। तो इतनी बड़ी गवर्नेंस के लिए, और खास तौर पे जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 2500 अरब रुपया पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन के खसारों को बेयर करने के लिए अगर आपने देना है तो फिर तो आपको ये करना पड़ेगा। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट डॉक्टर साहब 5200 से क्रॉस कर गया ना, उसका आप डेट भी देते हैं, उसकी डेट भी वापस करना है, उसकी डेट सब्सिडी भी करते हैं, तो कहां से करेंगे सर? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आमिर साहब, हम 5 साल से सुनते आ रहे हैं सख्त फैसले करने पड़ेंगे, सख्त फैसले। हमारी गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसका 1 रुपया मैंने नहीं सुना कि आम आदमी की फलाह पे लगता हो, कोई सेहत की बड़ी अच्छी सहूलियात मिल रही हो। गवर्नमेंट जो खुद कॉरपोरेशन ओन करती है, जो भी इदारे ओन करती है, वो सारे खसारे में चले जाते हैं। जो हमसे टैक्स लिया जाता है वो करप्शन की नजर हो जाता है, वो मिल बांट के खा पी लिया जाता है। तो इसका हिसाब कौन लेगा? ग्रॉस मिसमैनेजमेंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े पैमाने के ऊपर इतनी बेज़ाब्तियां हैं कि आप अगर उस सिस्टम्स को देखें, आप सिर्फ एक सरकारी दफ्तर में चले जाएं, वहां पर जिस तरह वसाइल का ज़िया हो रहा है, जिस तरह ओवर एम्प्लॉयमेंट है, वहां पर आप अगर गर्मियों में चले जाएं तो चिल्ड एसी चल रहे होते हैं, साहब हों या ना हो, वहां पर बड़े बड़े दफातर होते हैं। आप पर सर्दियों में चले जाएं तो पूरा पूरा दिन वहां पर हीटर्स जलते हैं। ये तो एक माइनर सी मैं आपको रीजंस बता रहा हूं। आप गाड़ियां देखें, इतनी ऐसी ऐसी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स भगाए जा रहे हैं। हमारी वो इशराफिया जो इस पूरे रियासत का निज़ाम चला रही है, वो शायद अपनी किसी पर्सनल, उन्होंने किसी शादी पे भी जाना हो किसी दूसरे शहर में, तो वहां पर भी हेलीकॉप्टर्स देके हमने देखा कि यहाँ पर जाते रहे, खाने जाते रहे, पता नहीं क्या क्या जाता रहा इन सरकारी हेलीकॉप्टर्स पे और जहाज़ों पे। लिहाजा ये वो सारे वसाइल हैं जिनका बेदरग इस्तेमाल करके और हमेशा गरीब की जेब से पैसे निकाले जाते हैं, सैलरीड क्लास को निशाना बनाया जाता है। अहमद भाई 55 रुपए किलोमीटर पे हेलीकॉप्टर होता है, आप यार क्यों हेलीकॉप्टर? फवाद चौधरी साहब कहा करते थे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा जुल्म होता रहा। देखा लास्ट मिनट है, मैं डॉक्टर साहब का भी कमेंट शामिल करूं। बिल्कुल ठीक। देखिए सलमा, आपने कहा कि IMF ने मुतालबा कर दिया है, 24 एग्रीमेंट्स हैं, उसमें से आधे तो मैंने पढ़े हैं जो IMF के साथ हुए हैं, उसमें IMF कहीं भी ये मुतालबा नहीं करता। ये कुर्बानी का बकरा बनाया हमने, हमारी हुकूमतों ने IMF को। अगर टैक्स बढ़ाना है तो IMF कह रही है, बिजली का रेट बढ़ाना IMF कह रही है, गैस का रेट बढ़ाना IMF कह रही है। IMF ये कहती है कि आपने हमसे वादा किया था कि 8000 अरब से ज्यादा का खसारा नहीं होगा, अब आपका खसारा जा रहा है 8500 पे, तो 500 अरब रुपया इजाफी टैक्स डाल दें। तो ये हुकूमत खुद कर रही है। इल्जाम IMF के ऊपर डाल देना बड़ा आसान होता है। आप अपना खसारा कम कर लें, आप अपनी आमदन बढ़ा लें या अपने अखराजात कम कर लें, 8000 पे आ जाएं तो आपको टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है, IMF का कोई कसूर नहीं है, इसलिए आप अपनी तोपों का रुख IMF से हटा दें। इनका वक्त खत्म हुआ। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।